वी आर वेरी मच क्लोज टू द प्रीवियस पीक्स। जो हमने 9% का इन्फ्लेशन जब देखा था तब 330 का लेवल था CRB इंडेक्स में, और अब वी आर करंटली ट्रेडिंग अराउंड 300 लेवल्स, तो वी आर जस्ट 10% अवे फ्रॉम दैट लेवल्स। वेरेज जो इन्फ्लेशन है वो अभी फिलहाल है 3.5% पे, लेकिन जो प्रीवियस हाई था वो लगभग 8-8.5%, 9% के आसपास का था। सो देर इज बिग स्पाइक विच माइट कम इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो सबसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज है जैसे कि एल्यूमिनियम, क्रूड ऑयल, कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक, ऑल दीज major industrial commodities are up anywhere between 10 to 20%. All of these are up on a year to date basis by 10 to 20%, except for natural gas which is down by 20%. So inflation control में नहीं आने का ये एक major reason रहने वाला है कि your industrial commodities are rallying, they are up by 10 to 20%, which is again rare thing. इतना बहुत ज़्यादा एक साथ इतनी सारी commodities नहीं बढ़ती है, which is happening right now. Now, what are the factors which are driving the inflation higher and which will continue to drive it higher in the remaining of 2024? तो सबसे major point जो है वो है rising tension in the Middle East. तो ईरान और इजराइल के बीच में जो चल रहा है, या इजराइल और हमास के बीच में जो problems चल रही है, so all this is leading to increase in inflation. It is leading to increase in safe haven का डिमांड, जो गोल्ड के लिए डिमांड है वो बढ़ा रही है। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी इसी की वजह से बढ़े हैं। रिसेंटली वी हैड ऑल्सो सीन अ ब्रिज कोलैप्स इन बॉल्टीमोर, तो वो जो ब्रिज था उसकी वजह से बहुत सारे शिप्स है वो अटक गई थी। क्लोजिंग ऑफ द रेड सी, सुएज कैनल, जो हाउथी रेबल्स की वजह से ये हमने पिछले 6 महीने में देखा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, एंड कंटिन्यूड फॉल आउट फ्रॉम यूक्रेन वॉर सैंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने से रोक रही है, एंड द जोकर इन द पैक इज अगेन पुतिन। सो US इलेक्शंस आ रहे हैं एंड पुतिन विल वांट टू टेक रिवेंज इन एनी वेज पॉसिबल। तो $600 बिलियन US ने रशिया के दबा के रखे हैं, एंड पुतिन विल वांट टू टेक अ रिवेंज इन वॉट एवर वेज एंड मीन्स पॉसिबल in the next 6 months जब US में elections हो रहे हैं। So again all these factors are very much leading to higher inflation. तो अब अगर ये सब होता है तो स्टॉक मार्केट रैली में एंड अब्रप्टली इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो हमने रिसेंट जो 2 साल पहले देखा था 9% का इन्फ्लेशन, दिस वाज नॉट सीन इन द लास्ट 40 years। 40 साल में ये पहली बार ऐसा इतना बड़ा स्पाइक आया था। लेकिन during the 1970s to 80s there was even bigger spike. So जो first spike थी वो लगभग 12% पे टॉप आउट हुई थी। The inflation came under control, वो 5-6% तक नीचे आया था, लेकिन उसके बाद there was once again a bigger spike which took inflation to 14%. So 14% is something that no one has ever seen, at least जो current generation वाले हैं उन्होंने कभी इतना बड़ा इन्फ्लेशन नंबर नहीं देखा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड बी कॉशियस। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, या देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी इट कैन गो हायर। ऑन टॉप ऑफ इट अमेरिका इज स्लोइंग डाउन। सो जो कल ही GDP के नंबर्स आए तो वो those numbers were lowest, GDP growth numbers was the lowest in the last 2 years. तो almost 2 साल में सबसे कम GDP growth रही। So this is a heady cocktail of 2 things, inflation and slowing growth. So इसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर सेंट्रल बैंकर्स। सेंट्रल बैंकर्स से एक प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व नहीं होती है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। हमने ये जो कोविड के बाद वाला इन्फ्लेशन स्पाइक था तभी देखा था। फेड वाज इन डिनायल मोड. They kept on saying that inflation is transitory and we will see it coming down soon, but it never happened. And then they were late in the rate hike rally.
एंड नाउ अगेन इट सीम्स दैट दे माइट बी बिहाइंड द कर्व, और अगर ये स्टैगफ्लेशन आता है तो दैट विल बी इवन मोर पेनफुल. इट इज़ द बिगेस्ट नाइटमेयर फॉर सेंट्रल बैंकर्स. तो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि जीडीपी स्लो डाउन हो जाती है, द इकोनॉमी एंटर्स इनटू अ रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीजेस एंड इन्फ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेस. सो इफ दिस हैपन्स, अब इसे डील करने के लिए फेड के पास टाइम बहुत लिमिटेड है. सो फर्स्ट में जो फेड की इंटरेस्ट रेट मीटिंग होने वाली है उसमें चांसेस ऑफ अ रेट कट आर नेक्स्ट टू नील. उसके बाद जून और जुलाई में भी probability is very limited, considering that inflation is still high. सितंबर में there could be a possibility, but अगर फेड तब इंटरेस्ट रेट्स घटाएंगी तो दे विल बी सीन एज सपोर्टिंग द करंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ बाइडेन. और अगर जो जिस तरीके के ये रुझान निकल के आ रहे हैं उसमें हमें दिख रहा है कि after the election Trump might come as a winner and he might be the next president, और अगर वैसा कुछ होता है तो he will make life difficult for the Fed. तो इसीलिए सितंबर में भी ये जो रेट कट है वो चांसेस उसके कम हैं. फिर बचता है नवंबर और दिसंबर की 2 मीट्स. सो जो 3 ये रेट कट्स की जो प्रॉमिस थी, जो बातें हो रही थी, उसके लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम है यूएस फेड के पास. दे ओनली हैव, तो 6 बॉल में 3 छक्के मारने वाली बात है. सो लेट्स सी वेदर दे आर एबल टू डू इट और नॉट इन 2024. अब high interest rates, we have been saying this for quite a long time that high interest rates are pinching households. तो जो mortgage rates है, home loan rates है, they are at 20-30 year highs. New car loans are also at highest levels. Credit card interest rates जो आजकल की वहाँ की generation है, they have been used to using credit cards. They are paying 21% average interest rates on their credit card, which is the highest in this current millennium. So अब इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट्स आर ऑल्सो पिंचिंग कॉर्पोरेट्स. तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो घटता जा रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. एंड यूएस गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हाईएस्ट एवर ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस. तो $1 ट्रिलियन वो हर महीना खर्चा कर रही है टू रीपे टू सर्विस दियर डेट. और ये हाई इंटरेस्ट रेट्स जो है, दीज आर पिंचिंग स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स एज वेल. तो 3 साल का ये चार्ट है. S&P 500 इज अप बाय अबाउट 21%, वेरेज जो रसल 2000 है, विच इज द स्मॉल कैप इंडेक्स ऑफ US, तो दैट इज डाउन बाय 11%. सो small cap investors are not benefiting from the rally that we have seen. Insiders are selling left, right and center. US में जो insiders है, tech insiders as well as जो directors और officers है, corporate officers, they are selling, and their selling is at the highest levels. And this is one chart which is very important. I'll keep on showing it to you again and again कि जो mega cap stocks है उनका जो कंट्रीब्यूशन या उनका जो वेटेज है हैज़ इंक्रीज्ड टू हाईएस्ट लेवल्स सीन इन द ऑलमोस्ट अ सेंचुरी. तो मेगा कैप स्टॉक्स में एक बबल सा बन रहा है विच वॉज लास्ट सीन इन 2007 एंड उसके पहले ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन. सो नैस्डैक इज ऑल्सो प्रोबेबली एंटरिंग अ बबल टेरिटरी. तो ये जो चार्ट है ये नैस्डैक 100 डिवाइडेड बाय कमोडिटीज का चार्ट है, जिसका मतलब है कि इफ द चार्ट इज रैलिंग, मतलब कि नैस्डैक स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग कमोडिटीज, एंड इफ द चार्ट इज फॉलिंग विच मीन्स के कमोडिटीज आर आउट परफॉर्मिंग. सो राइट नाउ नैस्डैक हैज टॉप्ड, जो प्रीवियस लेवल था उसके करीब आ गया है और यहाँ से चांसेस है कि नीचे जा सकता है. ऑन दी अदर साइड ये जो चार्ट है ये नैस्डैक 100 का है डिवाइडेड बाय US M2 मॉनेटरी सप्लाई. M2 मॉनेटरी सप्लाई मतलब जो भी डॉलर्स सर्कुलेशन में है प्लस
जो बैंकिंग चैनल में पैसे है उससे डिवाइड किया है. सो अगेन दैट चार्ट इज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ बबल इन द नैस्डैक इंडेक्स. इसके अलावा अगर प्राइस एक्शन देखें नैस्डैक की तो वो भी इशारा कर रही है कि देयर इज अ डबल टॉप फॉर्मेशन एंड जो RSI इंडिकेटर है, मंथली RSI इंडिकेटर इज फॉर्मिंग अ बेरिश डाइवर्जेंस विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन. सो वील कीप एन आई ऑन नैस्डैक. अगर प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं कर पाता है तो दैट मे नॉट बी सच अ गुड साइन फॉर IT स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स इन US एज वेल एज इन इंडिया. अब हम एक ये जो चार्ट है 1970s की जो डेकेड थी उसका चार्ट है. वहाँ पे हमने देखा था कि गोल्ड हैड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म इन 7 आउट ऑफ दोज 10 years. और ऐसा लग रहा है कि वी माइट अगेन कम बैक रिविजिट दिस काइंड ऑफ अ डेकेड. तो ये जो आने वाले 5-6 साल है शायद वो गोल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं. जैसे कि अगर व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग के इन्फ्लेशन में अगर स्पाइक आती है जैसे पिछली बार आई थी 1970s में, तो गोल्ड एंड कमोडिटीज़ वुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज आउट ऑफ सच अ इन्फ्लेशनरी स्पाइक. सो लास्ट 50 साल में किसी ने ऐसी रैली देखी नहीं है गोल्ड में. बट you must study from the history and see what it tells you for the future. And if you are thinking कि गोल्ड अभी और कितना ऊपर जाएगा, so पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. गोल्ड जितनी भी करेंसीज, बड़ी बड़ी करेंसीज है, उन सब में इट इज़ ट्रेडिंग एट एन ऑल टाइम हाई एंड चांसेस आर के वी माइट सी इवन हायर लेवल्स. सो डोंट सेल इफ यू आर होल्डिंग गोल्ड. इन फैक्ट every dip is a buying opportunity. So अब हम बात करते हैं इंडियन मैक्रोज एंड मार्केट्स की. तो ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ इंडियन मैक्रोज में. सो वी विल नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम ओवर हियर. वन थिंग विच आई वांट टू से इज दैट RBI वुडंट बी द फर्स्ट टू ब्लिंक. तो इन्फ्लेशन अभी भी हमारा जो इन्फ्लेशन है इट इज स्टिल अबव RBI's कंफर्ट जोन ऑफ 4%. सो एंड looking at the inflationary scenario outside, it is a low probability that RBI will blink first. It will wait for the other central bankers to cut rates before it starts cutting rates. So no chances of interest rate cuts in India, at least in the near to medium term. FIIs ने इस बार थोड़ा सा माल बेचा है, 7-8 हज़ार करोड़ का अब तक अप्रैल के महीने में माल बेचा है. मेनली बिकॉज की यील्ड्स में हमने स्पाइक देखी थी. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन सेइंग कि जैसे जैसे यील्ड्स बढ़ती है वैसे वैसे FIIs के लिए इंडियन मार्केट्स कम अट्रैक्टिव होते जाते हैं. सो इफ लेट्स से यील्ड्स वर टू स्पाइक वंस अगेन अबव 5% लेवल्स, देन FI सेलिंग बढ़ सकती है. और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर रहने वाला है ये देख के जो इंडिया 10-year बॉन्ड यील्ड्स है इसमें भी हमने अप्रैल के महीने में काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक देखा था. बजट वाले दिन पे ये फॉल आया था व्हेन FM had announced के they will borrow less from the markets. तो गवर्नमेंट की बोरोइंग कम हो जाएगी तो जो इंटरेस्ट रेट्स या यील्ड्स है उन पे प्रेशर कम रहेगा, इसीलिए ये फॉल आया था. लेकिन लुकिंग एट द करंट सिनारियो जो इकोनॉमिक और मैक्रो सिनारियो है इंडिया में और बाहर, उसे देख के यील्ड्स में फिर से एक अप ट्रेंड आया है, विच मीन्स दैट द मार्केट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग द इंटरेस्ट रेट्स टू स्टे स्लाइटली हायर फॉर अ लॉन्गर टाइम. And USD INR has consolidated after a big spike which was seen last month. Nifty is modestly overvalued, जो average है उससे थोड़ा ही ऊपर है, so that is okay. Whereas small cap and mid cap indices have again started rallying higher. So मार्च में एक अच्छा खासा करेक्शन आया देखा था हमने, और उसके बाद once again mid cap and small cap stocks have started rallying higher. So although from a short term it's a good sign, people get to take trades, but you should be watchful. अगर बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल जैसा सिनेरियो हो जाता है तो देन वन शुड बुक प्रॉफिट्स एटलीस्ट या टाइटन योर स्टॉप लॉसेस.
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल हो रही है दैट इज़ इलेक्शंस। तो आज भी आई थिंक पोलिंग डे था और दिस इज़ द सेकेंड फेज़। और हमने देखा है कि जब जब प्री इलेक्शन का जो रिजल्ट आने वाला होता है उसके पहले 6 months प्रायर वी सी रैली। सो करंटली वी स्टैंड एट 7.64% और जो एवरेज है वो लगभग 14.3% की है अक्रॉस द लास्ट 11 जनरल इलेक्शंस। और इस बार का जो नई बात है वो है कि मार्केट्स आर अनयूजुअली क्वाइट दिस टाइम। तो मार्केट्स में जो विक्स है, सो विक्स इज वॉलेटिलिटी इंडेक्स और ये जो विक्स इंडेक्स है वो रिजल्ट आने से पहले बढ़ता है। सो पिछले 2 इलेक्शंस में हमने देखा था कि विक्स हैड स्टार्टेड अराउंड 18 और 17 लेवल्स एंड फ्रॉम देयर ऑन इट हैड गॉन अप टू 37 एंड 28 लेवल्स। और इलेक्शन वाले के जो रिजल्ट वाले दिन होता है उसमें बहुत बड़ा मैसिव फॉल हम देखते हैं। सो लगभग 30 से 20% का हम फॉल देखते हैं ऑन द डे ऑफ काउंटिंग, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाती है, वो निकल जाती है। हाउएवर दिस टाइम अराउंड जो 24 का जो इलेक्शन है उसमें हमने वॉलेटिलिटी में बिल्कुल भी स्पाइक्स नहीं देखी है। उल्टा पिछले ये हफ्ते में हमने देखा था आई थिंक मंगलवार को 20% इंडिया विक्स गिरा था और वहाँ से इट हैज़ मोर और लेस स्टेड फ्लैट। तो इंडिया विक्स अभी ऑल टाइम लोज के करीब है, 10 के आसपास का उसका ऑल टाइम लो है। सो मे बी मार्केट्स हैव फैक्टर्ड इन समथिंग कि आइदर BJP is probably going to make it and there is no question of any other party winning the election or coming to power। दूसरा है जो इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा था वो ख़त्म हो गया। ईरान हैड clarified कि we are not going to take any retaliatory action against Israel। so ये था। एंड थर्ड थिंग इज के जो निफ्टी के लॉट साइजेस है वो ये एक्सपायरी से आधे हो गए। सो 50 से 25 हो गई है। सो लिक्विडिटी इन आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस विल इंक्रीज एंड दैट इज ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडिया विक्स। तो इसीलिए इंडिया विक्स में ये फॉल हमने देखा था। नेवरदलेस वन शुड स्टिल बी कॉशियस। रिजल्ट वाले दिन पे यू नेवर नो व्हाट हैपेंस एंड हाउ द मार्केट्स रिएक्ट। सो इवन इफ द सीट्स आर लेसर in that scenario also markets can see volatility। so ये हमें काफ़ी सोच समझ करके ट्रेडिंग करनी चाहिए, या those who are option sellers should keep this in mind कि आपको जो प्रीमियम्स मिल रहे हैं वो काफ़ी कम मिल रहे हैं। so don't take unnecessary and very leveraged bets। अब हमारा जो ये इंडिया विक्स का पूरा व्यू था, रिसर्च थी, वो पब्लिश भी हुई थी, इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुई थी, बिजनेस स्टैंडर्ड के फ्रंट पेज पे पब्लिश हुई थी, मनी कंट्रोल में हुई थी एंड वी वर आल्सो कवर्ड इन न्यूज़ कैपिटल गुजरात ड्यूरिंग द करंट वीक। अब हमारे मार्केट्स के लिए शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में क्या सिनेरियो लग रहा है। सो आई हैव बीन शोइंग दिस चार्ट टू यू एवर सिंस आई हैव स्टार्टेड डूइंग मंथली मार्केट मीट्स। और उसमें ये 8 साल की साइकिल के बारे में हम बात करते हैं। तो सेंसेक्स गोज थ्रू दीज ग्रीड एंड फियर साइकिल्स। तो ग्रीड फेज में सेंसेक्स जनरली बढ़ता है और फर्स्ट जो ग्रीड फेज था 1982 से लेकर 1984 से लेकर के 1992 तक, उस फेज में 1500% बढ़ा था। और फिर फियर फेज आया, उसमें फ्लैट रिटर्न्स। द नेक्स्ट ग्रीड फेज वी सॉ 271% रिटर्न्स एंड इन द करंट ग्रीड फेज वी हैव सीन 189% रिटर्न्स फ्रॉम अ लेवल ऑफ 25,606 in April 2016 till the current level of 74,076। तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। 25,000 से लेकर 75,000 तक का ये मूव आया है। वी हैव सीन अ हेल्दी अप मूव इन द लास्ट 8 years। और जो आगे आने वाले 8 साल है वो शायद वॉलेटाइल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रीड एंड फियर साइकिल। एक्चुअल में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, कोई बता नहीं सकता है। सो बट वन मस्ट बी कॉशियस लुकिंग एट द पास्ट डेटा जो हम ये देख रहे हैं और जो सिनेरियो जैसा ग्लोबली बन रहा है उसे देखते हुए वी शुड बी कॉशियस।
अब जो निफ्टी का मीडियम टर्म का रोड मैप है, ये हम चार्ट काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे कि जब 18,500 था तब मैंने 21,500 का ये व्यू दिया था कि चांसेस आर के निफ्टी कैन टच, सिंपली बिकॉज निफ्टी इज मूविंग इन दीज 3,000 रेंज की बैंड्स में। अब 21,500 का लेवल ऑलरेडी आ गया, सो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट और लेवल टू वॉच आउट फॉर इज 24,500। लेकिन चांसेस आर के ये इलेक्शन के पहले पहले तक तो नहीं आएगा, बिकॉज जो अप मूव है ये काफ़ी लेबरियस है और मार्केट इज राइट नाउ ट्रेंडिंग साइडवेज। शॉर्ट टर्म में भी ये हम देख रहे हैं कि जो निफ्टी में RSI है उसमें बेरिश डाइवर्जेंस बन रहा है। द अप मूव इज टेकिंग वे टू लॉन्ग टाइम कंपेयर टू प्रीवियस। जब अक्टूबर में मार्केट्स में बॉटम बनी थी तब ये काफ़ी शार्प अप मूव फटाफट आ गई थी, लेकिन उसके बाद जो जनवरी ईयर टू डेट पे अगर हम देखें तो जैन से लेके अब तक मार्केट्स है मोर और लेस रिमेन साइडवेज। बहुत ज़्यादा बड़ी मूव नहीं आई है अगर इफ़ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर टॉप। मार्केट ब्रेथ जो पिछले महीने हमने देखी थी बहुत ही खराब हो गई थी, वो इस महीने काफ़ी सुधर गई है। सो लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द करंट रैली विच इज़ अ गुड साइन। तो स्मॉल कैप्स मिड कैप्स वापस से ऊपर आ गए हैं। राइट नाउ वी आर इन डिसेंट रेंज, बहुत ज़्यादा ओवर बॉट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड भी नहीं है। निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसमें हमें क्या दिख रहा है कि 22,000 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। बहुत सारे पुट्स वहाँ पे राइट हुए हैं और 22,500 के करीब निफ्टी में बहुत ज़्यादा रसाकसी वाला माहौल रहेगा और रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 23,000 लेवल्स। सो कीप दिस लेवल्स इन माइंड। जो पिछले मंथ के सेक्टोरल परफॉर्मर्स थे उसमें मेटल्स वर द बिगेस्ट परफॉर्मर्स। एक आईटी को छोड़ के बाकी सारे जो इंडाइसेस है सब ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए और उसमें सबसे बेस्ट रिटर्न्स मेटल्स ने दिए। तो जो हमारी पूरी थीसिस है कि कमोडिटीज़ शुड डू वेल एंड प्रोबेबली हमने देखा कि जैसे नैस्डैक में एक टॉपिंग आउट साइन बन रही है तो दैट माइट नॉट बी सो गुड फॉर IT स्टॉक्स एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई IT हैज़ स्टार्टेड अंडर परफॉर्मिंग। सो मेटल्स में अभी भी और तेज़ी बन सकती है। सो कीप एन आई आउट स्पेशली ऑन दोज मेटल स्टॉक्स जिनके पास बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिनके पास माइंस है और जो माइंस में से ही खुद की माइंस है और खुद की माइंस से ही फिर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो स्टील कंपनीज विच हैव आयरन ओर माइंस, जो एल्यूमिनियम कंपनीज है या जो माइनिंग मेजर कंपनीज है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रह सकता है इफ़ वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू कि जो इन्फ्लेशन है बढ़ता है एंड द वेरियस सिनारियोज विच प्लेज आउट, देन मेटल्स एंड mining stocks with a backward integration could do well. On a 6-month basis also metals have been in the top performing categories और ये आगे और मजबूत हो सकता है। और in case if there is a correction then FMCG could give you good protection which has not participated in the current rally। जो लास्ट 6 महीने की मार्केट की रैली थी उसमें FMCG has been the most underperforming sector। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि देयर कुड बी चांसेस ऑफ मेल्टडाउन, तो मेल्टडाउन अगर आता है या नहीं आता है ये किसी को नहीं पता, बट इफ इट हैपेंस देन व्हाट आर द थिंग्स टू लुक आउट फॉर, या व्हाट आर द चेकलिस्ट्स, व्हाट आर द थिंग्स ऑन योर डैशबोर्ड दैट यू शुड सी। सो सबसे पहला है कि 2024 इज़ द ईयर इज़ अ लीप ईयर एंड लीप ईयर्स आर जनरली वॉलेटाइल ईयर्स फॉर द मार्केट्स। तो हमेशा ही लीप ईयर्स में हमने देखा है कि अच्छी खासी वॉलेटिलिटी रहती है, वेदर इट इज़ 2008 or whether it is 2020 or whether it is 1992, all these leap years we have seen markets have seen good corrections from the tops. So इस वजह से दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई वी आर कॉशियस। इंडिया विक्स शुड क्रॉस और विल क्रॉस 30 लेवल्स। अगर मार्केट्स में ये करेक्शन बनता है तो जो इंडिया विक्स है वो काफ़ी टाइम से लोअर रेंज में ही रह रहा है। 20 के लेवल्स के ऊपर तो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए कि वो गया ही नहीं है।
विच इज़ समथिंग विच इज़ रेयर। तो कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा दबती है तो जब स्पाइक आता है उसमें से तो वो भी बहुत शार्प होता है। तो जैसे ही हमने ड्यूरिंग कोविड देखा था, एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया था, वॉलेटिलिटी हैड क्रॉस्ड 80 लेवल्स ड्यूरिंग दोज पैनिक डेज। तो something similar might happen. You never know what could be the reason behind it, but if the volatility index crosses 30 levels, that is the time to get extremely cautious, be very disciplined in with your stop losses. इसके अलावा लार्ज कैप्स शुड आउट परफॉर्म। तो जो मार्च का महीना था उसमें स्मॉल कैप्स ने करेक्शन दिया था एंड इसीलिए लार्ज कैप्स हैड आउट परफॉर्म। एंड अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्मॉल कैप्स डिड वेल, सो यू आर सीइंग अ रेड कैंडल। हाउएवर जो आगे का टाइम है, जो 1-1.5 साल है, दैट इज़ द टाइम व्हेन वी विल सी लार्ज कैप्स अगेन बाउंसिंग बैक। फिलहाल ये अपने जो 16 साल के बॉटम के करीब ट्रेड कर रहा है। 2008 में ये जो रेशियो था स्मॉल सेंसेक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप का, ये उसी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो चांसेस ऑफ रिवर्जन बैक टू द मीन आर हाई एंड लार्ज कैप्स शुड आउट परफॉर्म इन द इवेंट ऑफ अ करेक्शन। फिर आईपीओ स्टॉक्स गिरेंगे। तो मार्च में हमने देखा था कि आईपीओ स्टॉक्स में एक अच्छा खासा फॉल आया था एज वी वर एंटिसिपेटिंग। ये जो प्रीवियस पीक है उसी के करीब ये एक पीक बनी एंड वी सॉ गुड करेक्शन। हाउएवर these IPO stocks have bounced back. We will keep an eye whether they are sustaining above the recent highs। तो 14,400 के करीब का जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। देन SME स्टॉक्स जो बहुत ज़्यादा फ्रॉथ उसी में है, इवन दे हैव पार्टिसिपेटेड इन द अप मूव, इवन दे हैव रैलीड, हाउएवर दे आर अगेन ट्रेडिंग नियर द अपर चैनल। तो प्लीज बी कॉशियस इन दीज SME स्टॉक्स। मीन रिवर्जन इन रियल्टी एंड कैपिटल गुड्स। तो रियल्टी और कैपिटल गुड्स जनरली मीन रिवर्टिंग होते। सो एक साल अगर अच्छा करते तो दूसरे साल जनरली दे अंडर परफॉर्म। सो लास्ट ईयर दोनों ही सेक्टर्स ने अच्छा किया था। रियल्टी वॉज अप विथ 78% गेन्स। तो डोंट कीप हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रियल्टी इन 2024। कैपिटल गुड्स का जो मंथली चार्ट है उसमें इट इज़ ट्रेडिंग एट अ RSI लेवल ऑफ 90। सो दैट इज़ समथिंग टू टेक अ नोट ऑफ। लास्ट ये चीज़ हुई थी 2008 में। सो वन शुड स्टे कॉशियस। अब तक हमने बड़ा करेक्शन या नहीं देखा है कैपिटल गुड्स में, बट इफ़ इट इज़ स्टार्टिंग देन यू शुड टाइटन योर स्टॉप्स ओवर देयर एज वेल। FMCG, यहाँ पे हमने FMCG डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप का रेशियो चार्ट प्लॉट किया है। तो अगर मार्केट्स में करेक्शन आता है तो FMCG विच इज़ अ डिफेंसिव सेक्टर शुड आउट परफॉर्म स्मॉल कैप्स। तो जो ये डिफेंसिव वर्सेस स्मॉल कैप्स या हाई बीटा का चार्ट ये हमने यहाँ पे डाला है, इज़ अगेन एट अ वेरी लो लेवल्स कंपेयर टू इट्स रिसेंट पास्ट। और RSI में भी एक डाइवर्जेंस बन रहा है। सो चांसेस ऑफ बाउंस बैक could not be denied. गोल्ड विल आउट परफॉर्म इक्विटीज। तो ये हमने गोल्ड MCX गोल्ड डिवाइडेड बाय CNX 500 का चार्ट डाला है। तो गोल्ड ने काफ़ी अच्छा खासा एक अप मूव दिया था लास्ट मंथ में कंपेयर टू एक्विटीज। सो दिस विल स्टिल कंटिन्यू। गोल्ड शुड डू वेल vis-a-vis एक्विटीज। इट शुड मूव हायर। ये चार्ट मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी दिखाया था एंड आई हैड मेंशन 2 टारगेट्स। तो 65,000 वाज वन टारगेट विच आई हैड टॉक्ड अबाउट एंड द अदर टारगेट इज 75,000। वंस दैट इज अचीव्ड देयर कुड बी इवन हायर लेवल्स टू वॉच आउट फॉर इन गोल्ड। सिल्वर में भी यही लग रहा है कि जो सिल्वर इंटरनेशनल सिल्वर है उसका जो ऑल टाइम हाई है वो $49 के करीब का था। और राइट नाउ वी आर, लास्ट मंथ वी वर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 50% बिलो। ये मंथ में हमने एक अच्छा खासा स्पाइक देखा है, 10% के करीब का एक मूव आया था, इनफैक्ट मोर देन 10%। राइट नाउ इट इज़ एट अ लेवल ऑफ 10.82। जो स्पाइक आई थी ऊपर की वो और भी ज़्यादा बड़ी थी। तो 15% की रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं और फिर वहाँ से करेक्शन आता हुआ देख रहे हैं। So if silver touches its previous highs, which is $50, then you can calculate what we might
सी सिल्वर ट्रेडिंग एट इन इंडियन मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट्स में जो प्रीवियस पीक थी 2011 की, वो 75,000 रुपीज़ पे पीक हुई थी वो, और राइट नाउ वी हैव जस्ट क्रॉस्ड इट, 80,000 के करीब पहुंचा है। तो जो ये अप मूव या ये जो सस्टेनेंस देखा है हमने, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। जो सिल्वर की रैली है वो अब तक इसमें देखी ही नहीं गई है। सो इफ सिल्वर वर टू बाउंस बैक और मूव हायर फ्रॉम हियर, देन चांसेस आर वी माइट गो इवन हायर। और सिल्वर ऑल्सो गोज थ्रू अ ग्रीड एंड फियर साइकिल। तो ग्रीड साइकिल्स में हम देखते हैं कि जनरली ऑन एन एवरेज 100% के गेन्स आते हैं, और फियर साइकिल में नेगेटिव रिटर्न्स देता है। तो वी आर इन द ग्रीड फेज राइट नाउ, जो कि 28 महीने का है फ्रॉम दिसंबर 2022। तो काफ़ी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1 साल के करीब का समय अभी भी बचा हुआ है फॉर सिल्वर टू शो इट्स कलर्स। एंड फाइनली दिस इज वन न्यू चार्ट विच आई एम एडिंग दिस मंथ। तो गोल्ड और सिल्वर जो माइनिंग कंपनीज है, इंडिया में बहुत ज़्यादा माइनिंग कंपनीज नहीं है जो गोल्ड और सिल्वर माइन करती हो, लेकिन अब्रॉड there are many mining companies. These are there are gold and silver miner ETFs which are available. तो अगर गोल्ड और सिल्वर में रैली बनती है तो गोल्ड और सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स में उससे भी बड़ी रैली देखेंगे, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स आर मच मोर लेवरेज्ड। तो उनको ऑपरेशनल लेवरेज मिलता है। गोल्ड का अगर दाम बढ़ेगा तो द कॉस्ट फॉर माइनिंग दैट गोल्ड और सिल्वर विल स्टिल रिमेन द सेम। और अगर इन्फ्लेशन गिन भी ले तो शायद थोड़ा बहुत ही इन्फ्लेशन उसमें आता है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें सीधा सीधा बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आता है। सो गोल्ड एंड सिल्वर माइनिंग स्टॉक्स आर टू बी वॉच्ड आउट। उनमें एक बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है गोल्ड एंड सिल्वर डू वेल। सो दैट्स ऑल इन टुडेज प्रेजेंटेशन। नाउ आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस। सो जय कुमार जी लिख रहे हैं कि व्हाट्स मार्केट स्टिल गोइंग हायर और आफ्टर इलेक्शन इट्स डाउन। सो मार्केट कहाँ जाएगा ये सर्टेनिटी के साथ कोई भी नहीं बता सकता, और स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। सो माई गेस इज एज गुड एज योर्स। तो आई वुड से कि फॉलो द प्राइस एक्शन, जैसा भाव मूव कर रहा है वैसे आप चलते जाइए। Prospects about beaten down IT sector. So as I said के IT sector doesn't look good, or especially the US IT sector, US tech sector doesn't look so good. The insiders are selling. The price action is looking like it is topping out. जो हम 1-2 महीने पहले हमने ये कवर किया था कि जो Nvidia का स्टॉक है, which is one of the biggest stocks in US, and that one stock is equal to top 32 companies, Indian companies. तो उसमें Reliance, TCS, अगर आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है सारी कंपनीज की आप लिस्ट बना ले इंडिया की बाय मार्केट कैप, तो 32 कंपनीज लगेगी टू मेक वन एनवीडिया। और इस महीने हमने देखा है कि एनवीडिया में हमने 10% का करेक्शन देखा था। सो इट हैज़ वाइप्ड आउट नियरली $270 बिलियन इन लास्ट 1 मंथ। सो जो नैस्डैक IT स्टॉक्स है वहाँ पे एक छोटा सा ही सही लेकिन बबल बन रहा है। So maybe because of that, and the guidance which they are giving are not so strong or convincing. So because of that, I believe that it is better to stay away from IT stocks for some time. You might get small bounce backs or trading opportunities मिल सकती है, लेकिन I would not prefer them right now as my investment picks. सो हिरेन प्रजापति जी लिख रहे हैं कि मार्केट विल बी हार्श इन जून। सो देयर इज वन इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट कि जो फर्स्ट क्वार्टर है, फाइनेंशियल क्वार्टर है जो साल का,
वो जनरली बुलिश रहता है। सो लास्ट 10 में से 8 साल, 7 या 8 साल मार्केट्स ने फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन जो जून का महीना है खास करके उसमें 50% हम देखते हैं कि मार्केट्स नेगेटिव क्लोज होते हैं। सो जून इज सीजनली अ वीक मंथ, और सीजनली वीक मंथ में यू आर हैविंग अ मेजर इवेंट, तो वन शुड स्टे कॉशियस। सो आईटी इंडेक्स में एम पैटर्न बन रही है। अगर नैस्डैक टॉप आउट होगा तो क्या इंडियन आईटी भी टॉप आउट हो सकता है? यस, देयर कुड बी चांसेस के इवन वी आवर इंडियन आईटी स्टॉक्स में टॉप आउट। अगर रिसेशन या जो इकोनॉमिक सिनेरियो है ये बदलता है यूएस में, तो ऑब्वियसली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी स्टॉक्स। एंड करंट फिलहाल तो सिनेरियो इतना ख़राब नहीं है। दिस इज़ द फर्स्ट मंथ वेयर यूएस जीडीपी हैज़ कम वे बिलो एक्सपेक्टेशन व्हाट द मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स फॉर इंडियन आईटी स्टॉक्स एज वेल। So, at what level to enter for medium term investor 3-year horizon? I would say कि जो भी आपको पैसा डालना है उसको आप एक कोई हाइब्रिड फंड हो गया या एक फिक्स्ड इनकम असेट हो गई उसमें डाल दीजिए इमीडिएटली, एंड यू कैन डू अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान अक्रॉस लेट्स से अ ईयर। तो आप हर महीने उसमें से थोड़े थोड़े पैसे ये इक्विटीज़ में शिफ्ट करते जाइए। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ म्यूचुअल फंड ऑफ योर चॉइस और इट कुड बी स्टॉक्स ऑफ योर चॉइस। लेकिन आप एक एसटीपी करते जाइए ताकि आपको अगर इन केस अगर मार्केट गिरता है तो आपको लोअर प्राइजेस का बेनिफिट मिलेगा, और अगर नहीं गिरता है तो यू स्टिल पार्टिसिपेट इन द अप ट्रेंड। Best themes with 3-year horizon and 7-year horizon. So I think one of the themes that I believe is very strong is the defense theme. So defense में हमने बहुत कुछ काम किया है और आगे और भी ज़्यादा जिस तरीके से पूरा ग्लोबल लेवल पे माहौल है, आई थिंक डिफेंस irrespective of whichever government comes, defense is a theme which will not going to stop. Every nation has to look for or protect its own boundaries, borders. So India right now being challenging superpower cannot take the risk of importing defense equipments from abroad. So defense is something which has to be a theme in your basket. लेकिन क्या वैल्यूएशंस पे आप ले रहे हो स्टॉक्स को, वो बहुत मैटर करेगा। इफ़ यू एंटर इनटू स्टॉक्स एट हाई वैल्यूएशन देन यू वुड प्रॉब्ली नॉट मेक मच मनी डिस्पाइट द थीम और डिस्पाइट द कंपनीज डूइंग वेल। सो आज की तारीख में बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड, सो वन शुड कीप एन आई ऑन देम एंड इन्वेस्ट ओनली व्हेन यू गेट डिसेंट लेवल्स। I have some SME IPOs. Should I sell after election or hold? So this is an interesting question. जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई फ्रॉड कहीं पे हुआ है तो it is in the SME IPO space. So it is better if you are getting profits. SME IPO index is at lifetime high. So if you are getting profits, then this is probably the best time to book out and look for some good quality names. So ये जो IPO SME IPO stocks होते हैं, SME stocks होते हैं, उसमें एक liquidity का issue रहता है। तो when the going is good you can sell, but when the going becomes tough तब liquidity का बहुत issue आ जाता है, तो तब आप बेच नहीं पाओगे अगर आपको बेचना है तो। अरविंद बिरमेवाल जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस अपडेट, थैंक यू, प्लीज़ प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग फॉर दिस प्रेजेंटेशन। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये लगभग सोमवार या मंगलवार अगले हफ्ते तक ये यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी। तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एज वेल।
So as a trader, what should we look out for in the markets? Which sectors can be leaders and lead the markets for the pre-result period? So as I said के metals look very strong. तो जैसा कि पूरा macro environment है और जैसे कि metals ने last month में भी perform किया है, वैसे I think metals can continue to do well. So as per today's presentation, should I invest in FMCG? Right. So FMCG as a sector is a defensive. चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, आप अपनी टूथपेस्ट यूज़ करना बंद नहीं करोगे, आप सर पे तेल लगाना बंद नहीं करने वाले हो. सो FMCG has been a defensive and it does the job of protecting your wealth very well in times of uncertainty. तो FMCG जनरली गिरता कम है और जब बढ़ता है, जब मार्केट्स बढ़ते हैं तो वो साथ साथ में बढ़ भी जाता है. सो इट्स अ गुड tactical bet for the next 6 months to a year. What 3 themes to avoid with a 3-year horizon? I think capital goods, as I said, के वो monthly charts में 90 की RSI पे पहुंच गया है. So if you are not a trader, if you are not investing for 3 months or 6 month period, then as a investor with a 3-year horizon, I think we should wait for some correction in capital goods space. So that is a theme that maybe I might be wrong or I might be contrarian to what everyone is talking about right now. लेकिन जो charts है और जो जिस तरीके की वैल्यूएशंस है उसे देख करके लगता है कि कैपिटल गुड्स मे बी अवॉइडेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सर, आई वांट टू नो अबाउट कोटक बैंक. सो अंकुर जी, हमने कोटक बैंक के ऊपर दो नोट्स पब्लिश किए. आप सैमको ट्रेडिंग ऐप में अगर कोटक बैंक टाइप करेंगे तो आपको कोड्स सेक्शन आपको दिख जाएगा नीचे. जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो स्टॉक नोट फीड्स में आपको दिखेगा. यू कैन गो थ्रू अवर व्यूज ओवर देयर. वी हैव पब्लिश्ड अ फंडामेंटल एज वेल एज अ टेक्निकल व्यू, सो प्लीज गो थ्रू दैट टू नो अवर व्यूज ऑन इट. रेशमा माणे जी पूछ रही है कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे चुने. सो रेशमा जी, इफ़ यू चेक आउट आवर यूट्यूब वेबसाइट देन यू वुड फाइंड वीडियोस रिलेटेड टू दिस. 1-2 वीडियोस मैंने भी किए और कुछ वीडियोस मैंने हमारे गेस्ट के साथ भी किए टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग. सो यू कैन गो थ्रू दैट. कैन आई इन्वेस्ट इन सिल्वर ETF? यस. तो जैसे कि मैंने बताया कि सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड है. सो सिल्वर ETF इज़ अ गुड चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट. Is it better to sell Tata Digital or similar IT funds also for index funds like Nifty 50, Next 50 and Bank Nifty Index? So I think जैसे कि मैंने बताया कि IT stocks में या Nasdaq जो index है उसमें व्यू इतना strong नहीं है. तो selling or not selling will be your choice, but yeah, the view in these IT stocks is not so bullish, so you can take a call accordingly. So as per the chart during the session, if gold performs for next 2 to 4 years, then can we reduce equity MF and increase gold? Yes. So ये हमने बहुत बार हमारे जो सैमको ट्रेडिंग ऐप है उसमें हमने नोट्स पब्लिश की है जहाँ पे we have mentioned that you should be bullish on gold. We have maybe at least 4 to 5 times we have mentioned that there is a big rally in gold coming. तो equities में considering that this is a election heavy year, volatility है, तो हमें थोड़ा exposure gold में भी लेना चाहिए. So recordings
जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, सो यू कैन रिफर टू द रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक। आई थिंक रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। वी हैव ऑलरेडी 1 घंटा हो गया है, वी हैव क्रॉस्ड आवर टाइम, एंड स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस छोड़ के आई थिंक वी हैव covered most of the questions that were asked on the forum. So thanks a lot everyone for attending the monthly market insights meet. आप ये हर महीने अटेंड कीजिए एंड डू शेयर योर फीडबैक. सो यू कैन राइट एन ईमेल, यू कैन इवन ड्रॉप अ कमेंट ऑन द यूट्यूब वीडियो वंस इट इज़ लाइव, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स. आई होप कि आपको जितनी इंसाइट्स मिल रही है और जितना नॉलेज मिल रहा है इससे उन आपके फ्रेंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को भी इससे मदद मिलेगी टू नेविगेट द मार्केट इन अ ईयर विच इज़ लाइकली टू बी वेरी वॉलेटाइल. So thanks a lot for attending this month's market meet. और ख़ास एक बात मैं बता दूं कि जो अगले महीने की मंथली मार्केट इनसाइट मीट होगी वो होगी on 4th of June. So 4 जून. So normally we conduct our meets after expiry. तो expiry के थोड़े दिन बाद हम ये करेंगे. We will wait for the election results to come out on Tuesday. तो Tuesday को 4 जून को हम ये करेंगे instead of our regular Fridays. So please take a note of this and please be available on 4th of June. I think हर कोई टीवी के सामने ग्लूड रहेगा, लेकिन हम उसके आगे की बात करेंगे कि मार्केट्स में जो भी मैंडेट आए उसका मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा एंड हाउ कैन वी नेविगेट द सिचुएशन अहेड. सो विल प्रेफर टू डू द monthly markets meet on the 4th of June. So please take a note of it. Thank you. Sanco Trading App, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.